हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो आपके सामने आ चुका है। बोर्ड एग्जाम 2024 का जो सत्र है, मॉडल पेपर लॉन्च कर दिया है बोर्ड वालों ने। आज उसका हम फुल सोल्यूशन मैथ का तो मैं करा चुका हूँ, सिर्फ क्वेश्चन ही दिखाऊंगा विद सोल्यूशन। हर एक क्वेश्चन का विद सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर देना। अगर आप इस वीडियो पे फटाफट 1000 लाइक कंप्लीट कर देते हो तो इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलेगी। कैसे मिलेगी वीडियो को मैं आगे बता दूंगा, तो वीडियो को देखते रहिए। तो देखो, इस साल का जो पेपर होने वाला है ना, आपके टाइमिंग जो होगी वो 3 घंटे 15 मिनट की होगी। 70 नंबर का पेपर होगा सब्जेक्टिव। 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। देखो खंड अ में ना, देखो खंड अ तथा ब 3 उपखंड, उपखंड क ख ग में विभाजित होगा। ठीक है, पहले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको उनके आंसर ओएमआर शीट पे लिखने होंगे। ये ध्यान रखें, सभी प्रश्नों के उत्तर जो जो होंगे ना उनके अंक सामने दिए गए होंगे। तो चलिए प्रश्न पे आ जाते हैं डायरेक्ट। पहला प्रश्न आपके आंखों के सामने है। ठीक, पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? देखिए, पहला प्रश्न आपसे बोल रहा है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है, ठीक है, क्या कहलाता है? ठीक है, तो अगर पृष्ठ पारदर्शी है और गोली है तो वो क्या हुआ? दर्पण हुआ। गोली है, देखो जो दर्पण है उसी में पारदर्शी माध्यम होता है ना। जो हम आप अपना आईना में चेहरा देखते वो एक दर्पण है। ठीक है, पीछे कली होती है, पेंट किया होता है तो हमें हमारा चेहरा दिखता है, रिफ्लेक्शन दिखता है। तो अगर दर्पण गोली है तो उसे हम क्या बोलेंगे? गोली दर्पण बोलेंगे। गोली दर्पण, त्रिज्या, गोली लेंस, समतल दर्पण। तो हम क्या कहेंगे? क्योंकि दर्पण गोली है, दर्पण इसलिए कहेंगे क्योंकि पारदर्शी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? जो जो डेंटिस्ट होते हैं ना, दांत को देखने के लिए ऐसे कौन सा किस चीज का ऐसे ऊपर लगा के देखते हैं, तो उसका नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है? वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, बड़ा बड़ा दिखता है, तभी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का कैसा बनता है? छोटा बनता है। जैसे साइड मिरर्स जो होते हैं कार में, बाइक्स में, तो पूरा पीछे से ट्रक आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, दुनियादारी सब उस छोटे से आईने में दिख जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखा गया है, बिंब रखा गया है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उत्तल लेंस है, 2f और अनंत के बीच में रखा गया है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी, उल्टा और बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी, उल्टा और बड़ा। ये सब मैंने बढ़ा रखा है चैप्टर वाइज, आप कुछ भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, जिसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये सारे चैप्टर मैंने न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर कंप्लीट करा दिया है। अगला बोल रहा है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है? तो किस किस गुण के कारण करता है? समंजन क्षमता के कारण। हम क्या करते हैं, हमारा आंख क्या करता है, हम ये वस्तु में देख पा रहा हूँ, सूरज को भी देख पा रहा हूँ, ठीक है, वो सामने मेरे पेड़ खड़ा है उसको भी देख पा रहा हूँ। तो हमारा आंख क्या करता है? फोकस दूरी को समायोजित करता है, ठीक है, देखने के लिए। तो इसे क्या कहते हैं? आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? समंजन। देखो, अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, इससे पहले किसी का वीडियो नहीं आया होगा विद सोल्यूशन। अगर आया भी होगा तो उसने बस क्वेश्चन बताया होगा, सोल्यूशन नहीं बताया होगा। लेकिन आज मैंने वीडियो अपलोड कर दी ना, तो देखना वो सोल्यूशन भी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ से सोल्यूशन देखेंगे, फिर अपना बनाएंगे, फिर आपको वो वीडियो बना के देंगे। हर चीज मैं पहले करता हूँ दोस्त, हर चीज विद सोल्यूशन, हर चीज आपको प्रोवाइड किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। बस मुझे आपका क्या चाहिए दोस्त? प्यार और सपोर्ट चाहिए, जो कि आप भर भर के करोगे, है कि नहीं? 1000 लाइक आज के आज कंप्लीट कर देना दोस्त। क्या हो रहा है कि नहीं? कह रहे कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में ऐसा ही मात्रा को कीजिए और सही ऑप्शन आपको बताना है। तो देखो क्या हो जाएगा, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, फर्स्ट का 4। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर।
विद्युत शक्ति का मात्रक वाट और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो पहले का चौथा, दूसरे का पहला, सॉरी दूसरे का पहला, हाँ ठीक है, और तीसरे का दूसरा, ठीक, तीसरे का दूसरा और पहले का तीसरा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहां दिख रहा है आप देख लीजिए, मैंने मार्क कर दिया, ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक के साथ एक जुड़ा हुआ होता है, पार्श्व क्रम में एक के नीचे एक जुड़ा हुआ होता है, समायोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखो जब भी श्रेणी क्रम है और उसके बाद पार्श्व क्रम है तो जो अनुपात होता है वो 1:4 होता है। क्या होता है, 1:4। अगले प्रश्न में आ जाओ। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर, ठीक है, जो परिनालिका होती है उसके भीतर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है ये आपको बताना है। तो सभी बिंदुओं पर ना चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समान रहता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। आगे बढ़ते, कह रहे बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है। बेंजीन, ये उपखंड ख आ गया, तो बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र ये ऑप्शन नंबर सी होता है। ठीक है, ये पहला वाला गलत, दूसरा वाला गलत, चौथा वाला गलत, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी 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 सी हो जाएगा, डी बोल रहा हूं, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी, कोई भी समजातीय श्रेणी हो ना, क्रमागत समजातीय श्रेणी में किसका अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। तो यह किस ग्रुप का, एल्केन ग्रुप का है, CH4 CH2, इनके बीच में CH2 का अंतर है। ये तो समजातीय श्रेणी में आ गया। उसके बाद 2H6 CH3OH नहीं, CH3OH C2H5OH, ठीक है, ये भी आपका क्या है, समजातीय श्रेणी में होगा। इनके बीच में किसका अंतर है, CH2 का अंतर है। ठीक है, इसमें एक CH बड़ा है, इसमें एक 2H बड़े हैं, बाकी सब सेम है। ठीक है, समजातीय श्रेणी में क्रमांक दो पदों में CH2 का अंतर होता है। तो आपसे पूछे समजातीय श्रेणी कौन होगा, पहला और चौथा होगा। पहला और चौथा कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को या यौगिकों को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, प्रकृति में खुली अवस्था में जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं दांतों का क्षय होना कब प्रारंभ होता है, जब मुंह का पीएच, ठीक है, 5.5 से क्या होता है, कम हो जाता है। हमारा मुंह एसिडिक लेवल ज्यादा जब हो बन जाता है तब दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। तो मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। कह रहे हैं अभिकथन, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो यह सही है या गलत है, और तर्क क्या है कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो देखो जिंक, जिंक हमारा क्या है, Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा होता है H2SO4। ठीक, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है, ZnSO4 बनाता है, और हमारा हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त हो जाता है। ये हमारी रिएक्शन होती है। तो ये जो कथन पहला वाला स्टेटमेंट दिया है ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट ये जो दे रखा है, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये गलत है, ये बनाता ही नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला कथन गलत है। तो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, कि फर्स्ट वाला सही है परंतु सेकंड गलत कथन है। ठीक है, और इस साल जो पैटर्न बनाया गया है ना, एग्जाम पैटर्न, ये CBSE पैटर्न पर चल रहा है। CBSE बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सोच सकते हो आपका लेवल किस टाइप आ रहा है, और इस साल क्या होगा ना, आपको जो भी आप पढ़ रहे हो क्वेश्चन सिंपल आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन सारा सिंपल ही होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ।
अगला प्रश्न है, कह रहे निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। ठीक है, रासायनिक समीकरण को आपको पूरा करना है। NaOH डैश CH3CON प्लस H2O। देखो इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि इनमें सबको जोड़ दो। देखो कितने कार्बन है, एक दो कार्बन है। ट्रिक मैं पहले बताता हूँ। दो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन कितनी है, 3 और 2 5 हो गए, हाइड्रोजन 5 हो गए। O दो बार है और फिर Na। अब यहाँ क्या होगा, यहां से देखो यहाँ क्या है, एक Na हटा दो, एक Na हटा दो, एक O हटा दो, H भी एक है, एक H कम कर दो, तो क्या बच रहा है C2H4। ठीक है, C2 बच रहा है ना। तो C2 को कैसे लिखा गया है, देखो यहां पर C2 को लिखा गया है CH3 लिख सकता हूं, COH लिख सकता हूं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। CH3 COOH ये होगा यहां पर। ठीक है, अगर नहीं आया तो ट्रिक लगाओ, ऐसे भी मैं करता था। अगर मुझे स्टेटमेंट पता नहीं चल पा रही है तो इस ट्रिक को फॉलो करो। अब आता है उपखंड गौ। ये आई थिंक ये बायोलॉजी पर है। 3 है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स। देखो इसमें क्या है, विज्ञान में आपका भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तो 3 उपखंड है। अगला है अंतः शोषण के दौरान, अंतः अंदर, वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नासा द्वार श्वास हम लेते हैं, फिर कहां जाता है वो, ग्रसनी में जाता है, फिर कंठ से होते हुए श्वास नली में जाता है, और फिर कहां जाता है, कुपिकाएं में जाती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर डी। कह रहे निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, कथन क्या है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, कारण मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। तो देखो पिता जो होता है वही उत्तरदायी होता है, बच्चे के लिंग निर्धारण के कौन उत्तरदायी होता है, पिता होता है, माता कभी नहीं होती है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। और पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, सही बात है। पुरुष में क्या होता है, एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, ये कथन भी सही है। महिला में एक्स एक्स होता है, तो कथन और कारण दोनों के दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। ठीक है, तो देखो यहां से ये वाली, ये सही दिशा दिखा रहा है। ठीक है, पहले ये यहां से आएगा, ऐसे होते नीचे से ऊपर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। ठीक है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, लौह की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। कह रहे निम्नलिखित में ABC बताइए। ये प्रश्न पिछले साल भी आया था, बोर्ड एग्जाम में भी आया था। ए में क्या होगा, ए आपका होगा बीजपत्र, यहां पर बी आपका क्या होता है, यहां पर प्रांकुर, और ये आपका क्या है, मूलांकुर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि। ठीक है, क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। ठीक है, अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही भाग लेते हैं। जैसे अगर मैं अलैंगिक जनन की बताऊं, पेड़ पौधे। ठीक है, फिर अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते, ये कथन भी सही है। पहला और दूसरा कथन ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहां लिखा है अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, कथन ये गलत है। लैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, ये भी गलत है। पहले और बाद में कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये दो फजूल के स्टेटमेंट है कि पहले होता है या बाद में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तो मांसाहारी प्राणी जो होता है
जो भी लोग मांस खाते हैं वो तीसरे नंबर पे होते हैं। देखो, सबसे पहले घास फूस होगा, उसके बाद टिड्डा वगैरह होगा, और उसके बाद टिड्डा वगैरह को हम जैसे टिड्डा वगैरह भी नहीं, मछली मान लेते हैं। मछली किसको खाती है? घास फूस खा लेती है, वो मछली खाती है, मछली को हम खा लेते हैं। तो हम जो मांसाहारी होते हैं तीसरी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न में। देखो, मैं सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करवा रहा हूं दोस्त, मैं विद आंसर्स बता रहा हूं। एक चीज है कि आप क्वेश्चन विद आंसर्स यहां से देख के अपने नोट्स बना सकते हो, या फिर अगर इसको आपको पीडीएफ चाहिए तो जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, उनको पीडीएफ मिल रही है फ्री में, और आप मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप में तो आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती है? तो देखो, सामान्यतः मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच की दूरियां समायोजित कर सकते हैं। देखो, हम यहां पर रखी किताबों को भी पढ़ सकते हैं और दूर रखी चंद्रमा, सूरज, चांद, तारे सबको देख सकते हैं। ठीक है, जब सिलियरी पेशी में संवेदन क्षमता में कमी आ जाने से निकट या दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इसे कॉपी में लिख लेना। आगे, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? जब बारिश होती है ना, तभी इंद्रधनुष बनता है। कभी ऐसे देखा है ना? ऐसे कभी नहीं देखा होगा। वर्षा के बाद वातावरण में मौजूद वर्षा की बूंदें एक प्रिज्म की तरह काम करती है, प्रिज्म की भांति काम करता है। और प्रिज्म क्या करता है? प्रकाश की श्वेत किरण को 7 रंगों में व्यक्त कर देता है। और जिस तरफ से सूरज उगता है ना, उसके अपोजिट में ही हमेशा बनता है क्या? इंद्रधनुष, है ना? तो बरसात की बूंदें आप पे प्रकाश टकराती है, उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, 7 रंग बन जाता है, और फिर क्या बनता हुआ दिखता है हमें? इंद्रधनुष। एक प्रिज्म के रूप में काम करती है और अपवर्तित बिखरती है और आंतरिक रूप से सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करती है, जिसके बाद अंतिम अपवर्तन होता है और फैलाव और आंतरिक प्रतिबिंब का पूरा क्रम आकाश में वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण की ओर हो जाता है। ठीक, ये आपका आंसर बन जाएगा। कह रहे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लेंस अपने माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। क्या करता है? अभिसरित करता है, इसीलिए इसको अभिसारित लेंस कहा जाता है, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। कह रहे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। ये यूपी बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर मैंने खुद से नहीं बनाया है, ये यूपी बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, जिसका मैं आपको विद फुल सोल्यूशन दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, मैथ, विज्ञान सब कुछ पढ़ा रखा है, जिसकी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग की बात करें, अधिक फोकस दूरी, बड़े द्वारक का अवतल दर्पण हजामत बनाने में, ठीक है, नाई की दुकानों में, चेहरे को ध्रुव फोकस के बीच रखने में, चेहरे का बड़ा सीधा प्रतिबिंब बनाने में दिखाई देता है। छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके डॉक्टर आंख, नाक, दांत, गले इत्यादि का निरीक्षण करते हैं, जैसे डेंटिस्ट लोग करते हैं। उत्तल दर्पण, बाजारों व गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से प्रभावित होकर अपसारी में होता है। ठीक है, जो स्ट्रीट लाइट होते हैं वो उत्तल दर्पण लगे हुए होते हैं। ट्रकों, बसों और मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास, ठीक है, जो ड्राइवर की सीट के पास जो लाइट लगा हुआ होता है, उसके ऊपर जो दर्पण होता है वो होता है आपका उत्तल दर्पण। वो क्या करता है? पूरा जो दृष्टि क्षेत्र होता है उसको छोटा बना के आपको दिखा देता है। अगला क्वेश्चन है, किसी 4 ओम, तो हमें क्या दिया हुआ? देखो, ओम मतलब प्रतिरोध दिया रखा है। प्रतिरोध कितना है? 4 ओम प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब क्या हुआ? समय आपको कितना दिया हुआ है? 1 सेकंड। ठीक, प्रतिरोधक के सिरे पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। अच्छा, 100 जूल ऊष्मा, तो हमें ऊष्मा कितनी दे रखी है? 100 जूल।
ऊष्मा को हम H से व्यक्त करते हैं, प्रतिरोध को हम R से व्यक्त करते हैं और समय को हम T से व्यक्त करते हैं। हमें क्या निकालना है? विभवांतर निकालना, V निकालना है। देखो, एक चीज निकालने के ना कई सारे सूत्र होते हैं। आपको वो सूत्र लगाना है जो प्रश्न में दिया हुआ है और जो निकालना है उसमें जो संबंध बन रहा है। तो हमें R दे रखा है, ऊष्मा दे रखा है, समय दे रखा है, V निकालना है। तो आपको ये सूत्र पता होगा, H बराबर V² T बट्टे में R। तो H का मान हमें क्या दे रखा है? देखो देखो, H का मान हमें दे रखा है 100, V हमें दे रखा है, V हमें निकालना है, T हमें 1 दे रखा है और R हमें 4 दे रखा है। ये बट्टे के दर के गुणे में हो जाएगा 400 V² कम V²। 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ V आ जाएगा। 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20। तो 20 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 20 वोल्ट। आगे बढ़ते, कह रहे 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री, ओम यानी कि हमें क्या दिया हुआ है? देखो, ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। आर हमें दे रखा है 20 ओम। विद्युत स्त्री 5 एम्पियर। एम्पियर का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा, आई। ठीक है, आई हमें कितना दे रखा है? 5 एम्पियर। ठीक है, 30 सेकेंड समय हमें दे रखा है, 30 सेकेंड। उत्पन्न ऊष्मा परिकृत कीजिए, ऊष्मा निकालना है। ठीक है, हमें ऊष्मा निकालना है। तो ऊष्मा निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? देखो, V चाहिए होगा। ऊष्मा बराबर क्या होता है? देखो, ये H बराबर ना, यहां से H बराबर जो सूत्र होता है वो होता है VIT। सूत्र क्या होता है? VIT गुणे में V गुणा I गुणा T। तो हमारे पास प्रश्न में I दे रखा है, T दे रखा है, R भी दे रखा है। क्या V दे रखा है? यहां पर क्या V दे रखा है? इसमें विभवांतर दे रखा है? नहीं है, नहीं दे रखा। तो हमें विभवांतर निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR। I का मान दे रखा है 5, R का मान है 20, 20 पंजे 100 वोल्ट। ठीक है, कितना आ गया? 100 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है? H निकालना है। V का मान 100, I का मान 30, सॉरी, हाँ, I का मान 30 नहीं, I का मान 5 है। चलो आगे पीछे कर देते, गुणे में कुछ नहीं होता। और ये 5 है। ठीक है, VIT आगे पीछे हो गया। ठीक है, T हमारा 30 सेकंड है। गुणा कर देंगे आपस में सबको। तो 5 थी 15, 15 का 15, पीछे से 3 0। तो ये आ जाएगा 15,000 क्या जूल। आंसर क्या आ जाएगा? 15,000 जूल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ना, ये आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती? चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका अर्थ क्या होगा? कि इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दो दिशाएं हैं। अगर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है? कि वो दो दिशा को दिखा रहा है। और ये चुंबकीय हमेशा अगर इसको लटका दो वो एक ही दिशा को बताता है। अगर प्रतिच्छेद कर रहे इसका मतलब है कि वो दो दिशा को दिखा रहा है, जो कि असंभव है। ठीक है, इसी वजह से ये हमेशा समांतर होती है रेखाएं आपस में, और कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती। ये जो रेखाएं होती है ना, आपस में क्या होती है? समांतर होती है। इसी वजह से कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है। सेकंड क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। तो गुण क्या है? पहला गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। चुंबकीय बल रेखाएं वक्राकार बनाती है। ऐसे ये चुंबक अगर है ना, नॉर्थ साउथ, तो ऐसे वक्राकार बनाती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबकीय क्षेत्र रेखा में यह रेखा समांतर होती है। चुंबकीय बल रेखाएं कम होने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कम हो जाती है। ठीक है, जितनी रेखाएं कम होंगी उतनी उसकी कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, तीव्रता भी कम हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींचकर निर्धारित की जा सकती है। ये इसके गुण है।
कह रहे किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र पर धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम तब होता है जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र दिशा की लंबवत होती है। इसकी दिशा, धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की क्या होगी? जब लंबवत होगी ना, तभी अधिकतम होती है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। या तो वो करना था या फिर ये करना है। 3 कह रहे फ्यूज तार, लेकिन हम सब कर रहे हैं। फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार किया जाता है? फ्यूज तार कैसे, कब लगता है? हमारे घर में जो फ्यूज तार लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा आती है तो पहले फ्यूज पे आती है, उस तार पे आती है, वो तार को जल जाता है और वहीं पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी रुक जाता है, आगे नहीं आता। अगर आगे आता तो हमारे घर पे जो भी चीज लगी है, फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा, सब खराब हो जाएगा। कह रहे हैं जब सप्लाई वोल्टता का मान सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाता है तो फ्यूज तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है और यह पिघल जाता है और इस कारण परिपथ का संबंध टूट जाता है और विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाते हैं। जो मैंने आपको बोला वही यहां पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमसे बोला जा रहा है धारावाही परिनेलिका। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी क्या धारावाही परिनेलिका है के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है? परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टक कीजिए। ये परिपथ आरेख खींचना है। ठीक है, ये जो हमारा है ये परिपथ आरेख है। आई थिंक दिख नहीं रहा होगा ना प्रॉपर। ये हमारा क्या है दोस्त? परिपथ आरेख है। हमसे क्या बोल रहे हैं? देखो, जब एक धारावाही परिनेलिका का उपयोग किया जाता है तो स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों की आवश्यकता होती है। पहला, परिनालिका के अंदर की छड़, ठीक है, ये परिनालिका के अंदर की छड़ है, ठीक, को स्टील जैसे चुंबकीय पदार्थ से बनाया जाना चाहिए। ये किसका होना चाहिए? ये स्टील का होना चाहिए, जो चुंबकीकरण के बाद लंबे समय तक चुंबकीय गुणों को बनाए रख सके। दूसरा, परिनालिका में प्रवाहित धारा दिष्ट धारा होनी चाहिए, डीसी करंट होना चाहिए। एसी में क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है, इसमें घटता बढ़ा नहीं होना चाहिए। परिनालिका में घुमाव की संख्या अधिक और सघन होना चाहिए। ये जो घुमाव की संख्या है ना, जितनी ज्यादा अधिक और सघन होगी उतना बढ़िया होगा। और सटी हुई होनी चाहिए ताकि इसके भीतर एक प्रबल समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके। यह शर्त होनी चाहिए। अब आते हैं उपखंड ख में। ठीक, क हो चुका है, अब ख में आते हैं। कह रहे निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला था कि हर साल आता ही आता है, ये साल 4 नंबर में आने वाला है और इस पर मैंने अलग से आधे घंटे की वीडियो बना रखी है, जरूर देख लीजिएगा। अभी तक उस वीडियो को आई थिंक 50,000 लोगों ने देख भी लिया है, नई वीडियो, तो आप भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ लोग यूट्यूबर भी हैं जो 5-10 मिनट में भी सिखा दे रहे हैं आपको ये चीज, तो उनसे बच के रहना है। देखो, जो चीज डीप में मैंने सिखाया उसको जाके देखिए, सीखिए, मजा आ जाएगा। और उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया है, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, कह रहे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये जिंक है, ये दानेदार, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 क्या बनाता है? ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। क्या होती है संतुलित रासायनिक समीकरण? जितने बाईं तरफ होंगे उतने ही दाईं तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये संतुलित है ऑलरेडी। फिर क्या बोला है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 तथा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मतलब Mg, ये मैंने संतुलित करके लिखा है, 3 लगा के 2 लगाकर। फिर क्या बनाती है? अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? जब ये अभिक्रिया करता है तो MgSO3 बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, संतुलित। नाइट्रोजन यानी कि N2, हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 संयोग करके अमोनिया बनाता है यानी कि NH2, NH3, ठीक है, NH3 बनाता है, यहाँ 2 नहीं है, NH3 है। तो ये संतुलित कर दिया, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 2 से। निम्नलिखित का कारण बताइए। कारण बताने के लिए हर साल प्रश्न आते हैं। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। इसके 2 मेन कारण है। ये जो प्लेटिनम है, सोना चांदी है,
ये आसानी से संरक्षित नहीं होते, उसके साथ साथ संरक्षित नहीं होते, उसके साथ साथ इनकी चमक बहुत ज्यादा बनी रहती है। प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया था, क्योंकि ये धातु अत्यंत तन्य, आघात वर्धनीय और चमकदार होती है। इनकी ऑक्सीजन से बद्धता अत्यंत ही कम है, इस कारण ये वायु से ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। और जब अभिक्रिया नहीं करते हैं तो ये अपनी चमक खोते नहीं है, अपनी चमक हमेशा बनाए रखते हैं, यानी कि संचारित नहीं होते। और संचारित नहीं होते, इसी वजह से ये महंगे हैं और इसी वजह से इनका आभूषण बनता है। क्या निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्यों? देखो, कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क से धातु के निष्कर्षण के लिए उसे ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि यहां से इससे अशुद्धियों वाष्पित हो जाती हैं, जिससे धातु के यौगिक के अपचयन में सरलता होती है। यहां से क्या होता है, अशुद्धियां जो होती हैं वो वाष्पित हो जाती हैं भाप के रूप में, जिससे धातु के यौगिक के अपचयन में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, कह रहे सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध के दो लक्षणों को लिखिए। तो सहसंयोजी मतलब जब बराबर की साझेदारी करता है। सहसंयोजी आबंध एक प्रकार का रासायनिक आबंध है जिसमें दो परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों को साझा करते हैं। इस प्रकार के आबंध में परमाणु एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ओवरलैप करते हैं। ठीक है, सहसंयोजी आबंधों के दो लक्षण निम्नलिखित हैं, इलेक्ट्रॉनों को साझाकरण और दूसरा इलेक्ट्रॉनों को ओवरलैप करना, इलेक्ट्रॉनों को बदलना। ठीक है, पहले वाले में आ जाते हैं। सहसंयोजी आबंध में दो परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों को साझा करते हैं। ठीक, जैसे एक की करेगा तो सिंगल बॉन्ड, दो की करेगा तो डबल बॉन्ड, तीन की करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉनों की ओवरलैपिंग क्या होती है? सहसंयोजी आबंध में परमाणु एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ओवरलैप करके एक स्थिर व्यवस्था बनाते हैं। कह रहे आईयूपीएसी नाम लिखना है, इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 प्रोप, और CHO ग्रुप होता है किसका? एल्डिहाइड का, नाम के बाद में प्रोप, 3 कार्बन पे प्रोप, एल्डिहाइड ग्रुप है, नाम के बाद में क्या जुड़ेगा? अल, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। फिर यहाँ पे आ जाओ, कितने कार्बन है? 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोप। और यहाँ पर CO है, यानी कि डबल बॉन्ड है, ये ओन ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप है, नाम के बाद में ओन जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। कह रहे कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। कठोर जल में ना कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट होते हैं। नंबर 4 का क्वेश्चन है, यह साबुन से अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं जिसे स्कम कहते हैं, और कठोर जल में साबुन अधिक झाग नहीं देता है। ठीक है, साबुन नहीं झाग देता, डिटर्जेंट देता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो कपड़े धोने में डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है, और जो धोबी होते हैं वो कपड़े साबुन से नहीं डिटर्जेंट से धोते हैं। अगला, विकृत गणिता रिडॉक्स अभिक्रिया और अस्थिरीकरण पर टिप्पणी लिखनी है, या तो वो करना था या फिर ये करना है। विकृत गणिता क्या होती है? जब हम कोई खाना तेल से या फैट से बनाते हैं और उसे लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो कुछ दिनों बाद उसका स्वाद बेकार हो जाता है। ठीक है, उसमें फफूंदी जम जाती है, उसका कुरकुरापन खत्म हो जाता है और टेस्ट भी बेकार हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। कह रहे हैं जब वसा अथवा तेल खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाए तो वो उपचयित होकर, उपचयित मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कर अपना स्वाद गंध खो देती है और विकृत गंधित हो जाती है। ये फिर क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाती है। इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे चिप्स हो गया, इनको हम नाइट्रोजन में भर देते हैं ताकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और ये लंबे समय तक अपना स्वाद बना के रखें। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें उदाहरण भी दे देना आप, ठीक है, तो बढ़िया हो जाएगा। एस्टीकरण क्या होता है? एल्कोहलों के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में
कार्बनिक अम्लों की क्रिया से एस्टर के निर्माण की विधि को ना एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। और इसके लिए जो रिएक्शन है वो यहां पर लिख दोगे तो और बढ़िया हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अब ये आपका आखिरी उपखंड है गौ, या इसमें आएगा बायोलॉजी के प्रश्न, जीव विज्ञान के प्रश्न। कह रहे जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताइए। तो देखो, वे अवशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है, जैव निम्नीकरण अवशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, जिनका जो सड़ गल जाते हैं, मगर सिंपल बात बताऊं, जैसे हमारे घर से, रसोई घर से कोई कचरा निकला, जैसे कुछ थोड़ा बहुत खाना वेस्ट हो गया, थोड़ा बहुत हमारे घर का जो कूड़ा कचरा है, कोई मल, कोई जानवर है जो मर गया, कुछ दिनों बाद वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सड़ गल के जमीन में ही मिल जाएंगे। तो ये जैव निम्नीकरण पदार्थ हुए। जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है? जो सड़ते गलते नहीं है, लंबे समय तक बने रहते, सालों साल, जैसे प्लास्टिक। ठीक है ना, ये सब उदाहरण मैंने बताया था, घरेलू कचरा, रुई पट्टी, चिकित्सीय अपशिष्ट, ये हमारा हुआ। अगला जो है वही अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता है, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच, सिरिंज, ये सब। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथों के नाम बताइए। यहां पर कौन सा है, यहां पर कौन सा है, यहां पर कौन सा है, और फिर यहां पर कौन सा है, मैंने लिख दिया है। ए में क्या है? पीनियल ग्रंथि है यहां पर। ठीक है, यहां पर कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, या बी नंबर पर। ये वाली कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। यहां पर कौन सी ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, कह रहे इस गद्यांश को पढ़ना है। पहले गद्यांश सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में आते थे, लेकिन नहीं, अब एक गद्यांश टाइप देगा कॉन्सेप्ट, और उसको पढ़कर आपको आंसर देना है। मस्त कॉन्सेप्ट बना रखा है इस साल। तो इसकी व्याख्या इस तथ्य से नहीं देगी, मानव के गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े हैं। देखो, माता और पिता, जो मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। नर हो या मादा हो, 22 जोड़े गुणसूत्र सेम टू सेम होते हैं। फर्क सिर्फ एक जोड़े गुणसूत्र का होता है। पिता में वो मिलता है XY, और महिला में मिलता है, माता में, XX। ठीक है, स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा जो X कहलाते हैं, लेकिन पुरुष में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का X होता है और दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे Y गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, अब हमसे ये पूछ रहा है, ये हमने पढ़ लिया है, लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है। देखो, लिंग निर्धारण वंशानुगत है क्योंकि यह गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा निर्धारित होता है? गुणसूत्रों के द्वारा। मनुष्य में लिंग को X और Y गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित किया जाता है, और महिलाओं में X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। ये आप लिख दोगे। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसा होता है? तो देखो, सीधी सी बात है, यहाँ पुरुष है और ये महिला है। जब ये आपस में इंटरकोर्स करते हैं, पुरुष के पास क्या होता है? पुरुष के पास होता है XY, और महिला के पास होता है XX। ठीक, तो जब पुरुष का Y और महिला का X, महिला के पास तो X ही है, ठीक है, दोनों जब डिफरेंट होते हैं ना, तो क्या बनता है? लड़का बनता है, लड़का पैदा होगा। अब पुरुष का भी X है, महिला का भी X जब मिलेगा तो क्या बनेगा? लड़की। ऐसे बनता है। डिफरेंट पे लड़का और सेम पे लड़की होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का आरेख बनाइए। ये मैंने मानव आहार आरेख बना दिया है, आपको प्रैक्टिस करके आना चाहिए। निम्नलिखित भागों को दर्शाना है। मुख कहाँ है, ग्रसिका कहाँ है, आमाशय कहाँ है, और छोटी आंत कहाँ है। ठीक है, तो इस में सारा चीज आपको मिल जाएगा। जो बोला है वो भी मिलेगा, जो नहीं बोला है वो भी मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले ये मुख है। ठीक, ये हमारा जीभ है,
ये हमारे दांत है, ये हमारी ग्रसनी है, ये हमारी ग्रास नाली है। ठीक, उसके बाद ये हमारा लीवर है, यकृत, ये हमारा पित्ताशय है, ये हमारी मूल वाहिनी है, ये हमारा क्षुद्रांत है। तो ये सारा चीज आपको यहां मिल जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। या फिर स्त्री केशर का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र आरेख बनाइए। ठीक, तथा उसमें परागनाली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। ये परागकण है, ये वर्तिकाग्र है, ये हमारा नर युग्मक होता है, ये परागनली होती है ये वाली, ये क्या होता है, ये हमारा अंडाशय होता है, और ये हमारा क्या है, मादा युग्मक है। ये चित्र में आपको दिखाना था बस। तो ये पूरा मॉडल पेपर मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, क्वेश्चंस विद आंसर्स। वीडियो को शेयर करें, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।